हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इससे फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अमेंडमेंट वीडियो में। मई 2023 के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने फाइनली अमेंडमेंट जारी कर दिए अक्रॉस ऑल लेवल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आप चाहें तो इसे आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की वेबसाइट पर इस बार अमेंडमेंट और डेवलपमेंट टैब में ढूंढ सकते हो। नॉर्मली इन्हें आरटीपी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट दिस टाइम दे हैव गिवन इट हियर। एफआर के अमेंडमेंट्स प्राइमरली आप देखेंगे तो सीएसआर रिलेटेड है, एंड एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ 19 पेजेस के अमेंडमेंट शेयर किए। इन अमेंडमेंट्स के टेक्स्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस लुक्स टू बी वेरी डरावना, इसलिए हम थोड़ा सा इसका खूबसूरत वर्जन देखने की समझने की कोशिश करेंगे। उन सारे अमेंडमेंट्स को मैंने अपने स्टाइल में नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप यहाँ से सेफली सारे अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हो। दोस्तों, टोटल अमेंडमेंट 6 चैप्टर में आईसीआई ने किए, जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला अमेंडमेंट अगर हम बात करें ऑडिट कमेटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस का, ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो ऑलरेडी नवंबर 22 में भी एप्लीकेबल किए जा चुके थे। जब जब इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं करता है तो वो आरटीपी या अमेंडमेंट्स की गाइडेंस क्यूमुलेटिव देता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 2022 के बाद स्टडी मटेरियल अपडेट किए नहीं, और अब न्यू सिलेबस जब भी आएगा तो अब उसी के हमारे पास मटेरियल आने वाले हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इस बार के अमेंडमेंट गाइड में नवंबर 22 के जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें भी ऐड किया गया। नवंबर 22 में सिर्फ ऑडिट कमेटी के चैप्टर में अमेंडमेंट थे और ढेर सारे अमेंडमेंट थे। क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर कवर्ड है, फॉर दैट रीजन इस वीडियो में मैं उसे कवर नहीं करूंगा। पर सर हमने उन्हें नहीं देखा है, दो तरीके देखने के, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे ऑडिट कमेटी को ही एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटे का बढ़िया रिवीजन वीडियो है जिसका लिंक मैंने शेयर किया है नोट्स के लिंक के साथ। वहाँ से आप पूरा ऑडिट कमेटी एक बार रिवाइज कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड करके रख सकते हो अगर आपके पास अमेंडेड मटेरियल नहीं है। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी रेगुलर बैच लिए या जो सिंप्लीफाइड बैच अभी कर रहे हैं या देख रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके गूगल ड्राइव में लेक्चर्स में अपडेट किए जा चुके हैं। इनफैक्ट सिंप्लीफाइड बैच में तो सारे अमेंडमेंट्स क्लास में ही डिस्कस्ड है, तो उनको ये अमेंडमेंट वीडियो देखने की ज़रूरत। और रेगुलर बैच जो हमारी पहले कंप्लीट हो गई थी उसमें ये सारे अमेंडमेंट के वीडियोस, नोट्स के अपडेशन सब कुछ शेयर किए जा चुके हैं। ऐप में भी आप, दूसरा तरीका है कि उन अमेंडमेंट्स को देखना है तो देख सकते हो। कैसे ऐप में देखा जाता है, तो हम ऐप में अटेम्प्ट वाइज अमेंडमेंट्स क्यूमुलेटिव देते हैं। तो अगर आपको पिछले या उससे पिछले अटेम्प्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुए थे देखना है, क्योंकि योर इज द फर्स्ट अटेम्प्ट और आप पिछले अटेम्प्ट्स के अमेंडमेंट मिस कर गए हो, तो आप वहां से भी उसको ट्रैक कर सकते हो। अभी मैं शो कर दूँ, तो दिस इज नॉट समथिंग विच विल डिस्कस हियर। लेट्स टॉक अबाउट द अदर अमेंडमेंट्स। दोस्तों, कंपनी ऑडिट में बहुत ही छोटू सा अमेंडमेंट है, क्विकली कवर कर लेते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो पहले पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली होती थी, अब वो लिमिट पेड अप कैपिटल की 4 और टर्नओवर की 40 करोड़ कर दी गई है। एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर देन। यहाँ पर एक रेफर नोट 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने दिसंबर 22 में ही सारे अमेंडमेंट्स का कंपाइलेशन करके आपके साथ शेयर कर दिया। उनमें से ही कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल किए। हालांकि कुछ छोटे मोटे एक आध दो और भी मैटर्स हैं जो उस वीडियो में कवर्ड नहीं थे और इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट में डाले। और ऐसे भी कुछ मुद्दे हैं जो मैंने उस अमेंडमेंट वीडियो में कवर किए थे जो इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किए या बहुत ही ब्रीफली कवर किया, उतना डिटेल में कवर नहीं। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो पहले अमेंडमेंट वीडियो जो मैंने शेयर किया था देख चुके हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो ये वाला वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि आपको अब क्लैरिटी आ जाएगी कि आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स ये वीडियो को ही देखा है और वो वाला वीडियो देखा नहीं है, एज सच उन्हें रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सारे अमेंडमेंट्स इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो कंपनी ऑडिट में छोटा सा ये अमेंडमेंट था, लिमिट स्मॉल कंपनी की चेंज हो गई है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का आपका जो चैप्टर है उसमें एक अमेंडमेंट है। फॉरेंसिक ऑडिट चैप्टर का नाम था, जिसे चेंज करके फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर दिया। पूरे के पूरे आपके चैप्टर में जहां भी फॉरेंसिक ऑडिट शब्द आ रहा है उस पर कंट्रोल एच दबाइए, फाइंड और रिप्लेस कर दीजिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग से। सिमिलरली फॉरेंसिक ऑडिटर की जगह फॉरेंसिक अकाउंटेंट शब्द यूज करिए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर में फर्क हुआ है। अब करीना को बेबो बुलाना है, मद्रास को चेन्नई बुलाना है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटेंट शब्द यूज करना है हमें। अब फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक ऑडिटर शब्द यूज नहीं करना है।
इसके पीछे क्या कहानी है, बैकग्राउंड है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अभी अपन इसको कवर करते हैं, डिफरेंस समझना हो तो बैचेस में आके समझिएगा। मुद्दे की बात सही मायने में अगर देखा जाए तो मेजर जो अमेंडमेंट्स है वो हैं पीयर रिव्यू, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट यहाँ पर है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। देन आपके कोड ऑफ एथिक्स रिलेटेड एंड देन एनबीएफसी। इन तीनों को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स, पुराना जो वीडियो मैंने कवर किया था उसमें मैंने जो कवर किए थे इंस्टीट्यूट ने उसके अलावा भी कुछ इंट्रोड्यूस किए। बाकी दोनों अमेंडमेंट्स जो मैंने कवर किए थे इंस्टीट्यूट ने, वही अमेंडमेंट्स यहाँ पे पब्लिश किए। ये सब क्या है इसको बाद में समझते हैं। लेट्स फर्स्ट कम टू द डिस्कशन ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में जितने भी अमेंडमेंट्स है सारे ड्रोन चार्ट में शेयर कर दिए गए हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप डाउनलोड फास्ट की वेबसाइट से, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, कर सकते हो। पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स हमें कैसे कवर करना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पीयर रिव्यू चेंज हो गया है, बट मटेरियल चेंजेस है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें चेंजेस है। और क्योंकि एग्जाम में पीयर रिव्यू के एमसीक्यूज भी आते हैं, एक बार तो 10 मार्क का आ गया था इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, तो हम इसे हल्के में नहीं। Amendments by nature are very important for your exam. That is why this video and this particularly peer review amendment is equally very important. आपको अगर सिर्फ अमेंडमेंट करना है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ना कि पूरा का पूरा पीयर रिव्यू, क्योंकि उसका ऑलरेडी अपडेटेड वीडियो मैंने अपने रेगुलर बैच और सिंप्लीफाइड में तो खैर क्लास में ही अपडेटेड डिस्कशन हुआ है, वो शेयर कर चुका हूँ। यहाँ हम सिर्फ अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे। आप अगर खुद ड्रोन चार्ट से देखेंगे तो जहाँ पर भी आपको इटैलिक्स में कोई भी चीज़ मिलेगी, मान लेना वो अमेंडमेंट है, और फॉर द डिटेल्स यू कैन रेफर टू दिस डिस्कशन। सबसे पहला अमेंडमेंट पीयर रिव्यू में हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में एक टर्म ऐड कर दी गई। उस टर्म को नाम दिया गया ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। क्या होता है ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू का? बेसिकली टू एंश्योर कि हमारा सिस्टम प्रॉपर है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग प्रॉपर है, जिसके लिए हमें कंप्लाई करना पड़ता है टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस में हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। यहां पे ये फ्रेज ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वेर एवर एप्लीकेबल और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल और एनी कमिटी, जिसको इस ड्रोन चार्ट में आगे AQMMOR के नाम से रेफर किया। तो इन्होंने कहा है कि यू हैव टू कंप्लाई विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल एज एप्लीकेबल or other regulatory requirements as prescribed from the committee or the council from time to time. अब इसी बात है, ये अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो पहले भी होता था, जिसका मतलब था कि कोई लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायरमेंट है, इसे शेड्यूल 3 भी आपको चेक करना है, आपका तो पीयर रिव्यूअर चेक करेगा आपने वो किया है या नहीं। जो फ्रेज खास तौर पे ऐड किया गया है वो है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये क्या कहानी है? अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने इस बार जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल किए हैं उन्हें देख के लगता है कि आधे अधूरे उठा के एप्लीकेबल कर दिए, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें समझाना थी वो दी नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स में तो ऐसा मज़ेदार अमेंडमेंट ऐड किया, बात करेंगे, आपको सुन के लगेगा वाह ICI वाह। ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है, इस बारे में आपके सिलेबस में कोई जानकारी ऐड नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल से कि यार अपने को क्या मतलब AQMM याद कर, और मैं भी कहूँगा जब सिलेबस में है ही नहीं तो अपने को काय को पढ़ना है AQMM। बट फिर भी आपको समझ में आ जाए तो क्यों ना आज आपके जीवन के 5 मिनट में ले लूँ और आपको AQMM बता दूँ कि क्या होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ड्रोन चार्ट में मैंने इसका कोई ज्ञान ऐड नहीं किया है, सो दैट वी आर एग्जाम फोकस्ड। हाउएवर यू मे वांट टू नो इट, इसलिए मैंने अलग से शेयर किया। ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में एक सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी ICI ने इस्टेब्लिश किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि कैसे हम हमारी CA फर्म्स, प्रैक्टिस यूनिट की क्वालिटी इंप्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सके ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो उन्होंने एक रेटिंग सिस्टम निकाला जो कि एक सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल बनाया, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया। इस मैट्रिक्स में टोटल 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं और उनमें मैक्सिमम मार्क्स दिए गए, जिनका कुल टोटल 600 होता है। ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चंस लाइक क्या आपके यहाँ पे स्टैंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर मैनुअल है, क्या आपका विजन मिशन स्टेटमेंट है, क्या आपकी एंटिटी, आपके प्रैक्टिस यूनिट में मेजॉरिटी फीस आपकी ऑडिट फीस से आती है। ऐसे कई सारे अलग अलग फेसेट्स ऑफ चीज़ों को कवर किया गया। सेल्फ इवैल्यूएशन है, आप उन सबके सामने खुद अपने मार्क्स देंगे और उन मार्क्स को देके आप अल्टीमेटली अपना टोटल निकालें।
जैसा इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट होता है ना, अपनी इनकम अपन ही असेस करते हैं, वैसे ही ये सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इनकम टैक्स में हमारा रिटर्न हम सेल्फ असेस करते हैं और फिर बाद में अगर लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि कुछ गड़बड़ है तो वो स्क्रूटनी करता है। सेम इसी लॉजिक से यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई आपकी फर्म अपने हिसाब से सेल्फ इवैल्यूएशन कर ले, और अगर आपकी फर्म पर ये ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल मैंडेटरी किया गया है, यानी ये हर फर्म को बनाने की या फॉलो करने की जरूरत नहीं, स्पेसिफाइड सेट ऑफ प्रैक्टिस यूनिट या सीए फर्म्स को इसे फॉलो करना है। अगर आपके ऊपर ये मैंडेटरी किया गया है तो फिर जब भी आपके ऊपर मैंडेटरी किया गया और उसके बाद आपका पीयर रिव्यू होगा तो वो पीयर रिव्यूअर चेक करेगा कि आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया है अपनी रेटिंग का वो सही है या नहीं है, और वो उसके बारे में अपनी रिपोर्ट में कमेंट देगा। और इन सभी के साथ में आपके पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में आपकी क्या रेटिंग आ रही है वो रेटिंग आपकी सर्टिफिकेट में दी जाए। ज्यादा चौड़े मत हो जाना, अगर तुम्हारी रेटिंग मस्त आ रही है बोले अपन ने तो आग लगा दी, सब में अपन एकदम टॉप लेवल पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि लेवल्स को 4 लेवल ऑफ फॉर्म्स में बांटा गया है। नन ऑफ दिस इज included in your amendment material given by the ICI, but I told you I'll take 5 minutes of your life just to explain what it is. तो आपको अगर हर पर्टिकुलर सेक्शन में 75% से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो आप लेवल 4 फॉर्म में ही आपके पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में आएगा। आप चौड़े हो गए, आपने बोला मैं तो अपनी वेबसाइट पर लिख डालूंगा कि भैया मेरा ऑडिट मैच्योरिटी मॉडल के अंतर्गत क्या है, लेवल 4 फॉर्म क्लासीफाई, तो ये ऐसी कॉलर ऊंची हो गई है मेरी। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसे डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा अंडर क्लॉज 6 शेड्यूल 1 पार्ट 1। आईसीआई ने कहा है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल में आपकी रेटिंग्स जो भी आएगी आप उसे कहीं भी पब्लिसाइज नहीं करेंगे, स्टेशनरी वेबसाइट एक्सेट्रा। किया तो सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क माना जाएगा अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1, और मिसकंडक्ट के एक्शंस के लिए आप जिम्मेदार। तो सर किन्हें फॉलो करना है ये ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल? तो इसके अब पहले फेज में एप्लीकेबिलिटी कही गई है कि 1 अप्रैल 2023 से ऐसी सीए फर्म्स जो निम्नलिखित दी गई फॉलोइंग सेट ऑफ एंटिटीज के ऑडिट में इन्वॉल्व हैं, यानी कि सिंपल सी बात है जिन सीए फर्म के ये ऑडिट क्लाइंट से जिनका ये ऑडिट कर रही है उन्हें 1 अप्रैल 23 से मैंडेटरली सेल्फ इवैल्यूएशन करना है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल के अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत अपनी रेटिंग निकालनी है, और इसका पीयर रिव्यू जब होगा तो वो उस पर रिपोर्ट करेगा। कौन से? अगर आप कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, कोई बैंक अदर देन कोऑपरेटिव बैंक बट इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि कोई भी बैंक प्राइवेट और पब्लिक प्लस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जो कई सारे स्टेट्स में, क्योंकि उसके ऊपर एज गुड एज कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगते हैं, एक्सेप्ट कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो सिर्फ स्टेट में काम करती है। तो रीजनल रूरल बैंक भी शामिल होगा कि हाँ, पर अपन उतनी डेप्थ में सब डिस्कस नहीं करना है अभी, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जनरल, लाइफ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट। अगर आप इनमें से किसी का भी ऑडिट करते हैं तो आपकी फर्म पे 1 अप्रैल 2023 से क्या लागू हो जाएगा दोस्तों? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हैव योर ओन असेसमेंट ऑफ योर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल रेटिंग। ध्यान रखना, इसमें आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं यानी सेंट्रल ऑडिट इन एंटिटीज के तो ही कवर होंगे। इन एंटिटीज को पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज भी कहा। जो भी स्केयर्स और लेवल आपके ऑब्टेन होंगे ये पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, जब भी उसका पीयर रिव्यू आपकी साइकिल में पीयर रिव्यू आपका होएगा उसके दौरान ये चेक करेगा। अदर स्टफ व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू इज गिवन। यार ध्यान रखना है यहाँ पे रेटिंग पूरी सारे के सारे लेवल्स में आपकी क्या रेटिंग आ रही है उसके बेसिस पे आती है। तो सपोज आपकी इन दोनों सेक्शन में 75% प्लस रेटिंग है, पर आपकी सपोज इस सेक्शन में रेटिंग सिर्फ 30% आ रही है, तो देन इन दैट केस यू विल बिकम अ लेवल 2 फॉर्म, यानी तीनों में जो आपका मिनिमम रेटिंग है उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन। चलिए, तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू इज ऑल्सो नाउ टू चेक if audit quality maturity model is applicable on the CA firm. We need to check the rating which it has given it to itself on a self evaluation basis. तो ये आपका पहला अमेंडमेंट डिस्कस हो गया हमारा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। डेफिनेशंस में आएंगे तो देयर इज अ डेफिनेशन व्हिच इज बीइंग गिवन ऑफ अ न्यू यूनिट। तो नॉर्मली आपने सुना होगा दोस्तों, पीयर रिव्यू होता है तो 3 साल के पीरियड के लिए किया जाता है। सेकंड पीयर रिव्यू में जो फीस होती है वो किसको देना होती है? प्रैक्टिस यूनिट को देना पड़ती है। डिसाइड कौन करता है? पीयर रिव्यू बोर्ड। पे किसको की जाती है? रिव्यूअर को।
तो अगर आप नई नई सीए फॉर्म में और पीयर रिव्यू करा रहे हो तो हो सकता है आप चाहो कि यार मेरी थोड़ी फीस कम लगे, यार इतना खर्चा मत करवाओ यार मुझसे, ऐसा क्या कर रहे हो। तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया नए यूनिट का। अगर आप न्यू यूनिट की डेफिनेशन में फॉल करते हो तो उस केस में आपका जब पीयर रिव्यू आप अप्लाई करोगे तो आपका पीयर रिव्यू थोड़ा ब्रीफ होगा, समय भी कम लेते हैं। यानी ये पीयर रिव्यू में ऑन साइट विजिट 1 दिन से ज़्यादा नहीं होती है, प्लस फीस भी इसमें कम होती है, वो पर पार्टनर बेस्ड होती है। और इसमें पीयर रिव्यू भी 18 महीने के पीरियड के लिए किया जाता है। अगर आपके फर्म को स्टार्ट हुए 18 महीने से ज़्यादा हो गए। नॉर्मली आप देखोगे तो जो पीयर रिव्यू होता है वो 3 साल के लिए किया जाता है। न्यू यूनिट्स इज एन एक्सेप्शन टू दैट। तो न्यू यूनिट क्या है, तो अगर कोई फर्म को शुरू हुए 12 महीने ही हुए हैं तो वो नया यूनिट। तो लेस देन 12 मंथ्स यानी कि एग्जैक्ट 12 मंथ जैसे ही होंगे तो फिर आप नेक्स्ट में चले जाओगे। कब से काउंट करना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीयर रिव्यू। तो नॉर्मली नए यूनिट को क्या पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा क्या? अपन आगे डिस्कस करेंगे दैट पीयर रिव्यू एप्लीकेबिलिटी हैज चेंज्ड कंप्लीटली एंड दैट इज द मेजर अमेंडमेंट। एंड द न्यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू requires new units to get their peer review done based on the history of the partners who have formed this new unit. तो अगर वो पार्टनर सपोज पहले कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा था तो फिर उसको पीयर रिव्यू जल्दी कराना पड़ेगा, स्टफ लाइक दैट। आपके सिलेबस में वो नहीं शामिल किया गया। नेवरदलेस आप कब तक अपने आप को न्यू यूनिट क्लासिफाई कर सकते हो, हेंस आपकी फीस कम लगेगी जब आपको शुरू हुए 12 महीने भी नहीं हुए हैं। कब से 12 महीने? फ्रॉम द डेट व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर पीयर रिव्यू, उस तारीख से देखा। तो वॉलंटरली भी हम पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों कोई वॉलंटरली पीयर रिव्यू कराएगा? क्यों बोलेगा आ बेल मुझे मार बेटा? ये बेल मारने वाला नहीं है। अब पीयर रिव्यू का पूरा लॉजिक ऐसा हो गया है कि नए फ्रेम में पीयर रिव्यू हैज बिकम अ सर्टिफिकेशन एक्सरसाइज। यानी अब आईसीआई ने जो अमेंडमेंट किया है उसके अंतर्गत ऐसा कर दिया है कि भैया तुम्हें इस तरह की एंटिटी का ऑडिट करना है तो तुम्हारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होगा तो ही करने देंगे, नहीं तो करनी नहीं। तो पहले कैसे होता था, इंस्टीट्यूट अनलक की ड्रॉ निकालता था कि भैया इस साल किसका कराना है, या लिमिट स्पेसिफाई करता था कि भैया इसका पीयर रिव्यू कराना है। अब उल्टा हो गया है, अब ये बोल दिया है अच्छा तुझे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तेरा पीयर रिव्यू होना चाहिए। तो पहले से ही था चल तुझे बैंक का ऑडिट करना है तेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करना है तेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ऐसी लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर दी फेज वाइज कि इस तारीख से इस तरह की एंटिटी का ऑडिट करने वाले के पास, यानी उस सीए फॉर्म या इंडिविजुअल कर रहा है तो उस इंडिविजुअल सीए के पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो वो पहले अप्लाई करे, अपना पीयर रिव्यू कराए और पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिले, उसके बाद ही वो ऑडिट एक्सेप्ट। और ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कब वैलिड होना चाहिए? जब तुम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तब से लेके जब तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट हो रहा है, थ्रू आउट नहीं, एक्सेप्ट करते समय और कंप्लीट रिपोर्ट देते समय, 2 स्टेज पर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। तो ये पूरे पीयर रिव्यू का आप देखा जाए तो स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज करके जिम्मेदारी अब किसके ऊपर डाल दी है? प्रैक्टिस यूनिट के ऊपर कि भैया प्रैक्टिस यूनिट खुद ही आगे होके क्या करेगा, डिमांड करेगा कि प्रभु मेरा पीयर रिव्यू करा लो, नहीं तो मैं इस तरह के बड़े बड़े मेरे क्लाइंट जिनसे मैं मोटा पैसा वसूलता हूं इनका मैं ऑडिट नहीं कर पाऊं। तो नए यूनिट हैं उनके पास बड़े ऑडिट आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली भागेंगे और आईसीआई को बोलेंगे अरे मेरा पीयर रिव्यू कर दो। तो कब तक नए यूनिट कहलाओगे आप? जब तक आपको शुरू हुए 12 महीने नहीं हुए, या फिर अगर आपको शुरू हुए 12 महीने हो चुके हैं पर आपने अभी तक एक भी एश्योरेंस सर्विस नहीं प्रदान की, यानी अप टू 12 मंथ्स यू आर अ न्यू यूनिट वेदर और नॉट यू आर गिविंग एनी एश्योरेंस सर्विस, यानी आपने इस दौरान कोई भी एश्योरेंस सर्विस दी या नहीं दी, यानी ऑडिट के कोई रिलेटेड क्लाइंट आपका है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। पर 12 महीने या उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर फर्म तो आप नए यूनिट में तभी क्लासीफाई होगे जब आपके एक भी एश्योरेंस क्लाइंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कर लिया है तो फिर आप न्यू यूनिट में नहीं एक नॉर्मल यूनिट की तरह पीयर रिव्यू में जाओगे, फिर फीस वगैरह आपकी ज़्यादा लगेगी। चलिए, पीयर रिव्यू की डेफिनेशन में भी ऑब्वियसली बात है चेंज होना था AQMM के कारण। तो डेफिनेशन ये तो वही है, मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ systems and procedure to determine they've been put in place by PU for ensuring quality of service as envisaged in technical professional ethical standard as applicable। बस अमेंडमेंट ये है, including audit quality maturity model and other regulatory requirements and whether the same has been consistently applied। कुछ कुछ जगह क्लॉज के रेफरेंसेज ऐड कर दिए हैं तो क्योंकि स्पेसिफिकली ऐड किए हैं तो आप ध्यान रख लेना, दिस इज अंडर क्लॉज
टू सब क्लॉज 14। चलिए, रिव्यूअर की डेफिनेशन क्या है? मीन्स अ मेंबर अप्रूव्ड एंड एम्पैनल्ड बाय द बोर्ड। जहां भी बोर्ड लिखा है दोस्तों, आप समझ जाना इट इज द पीयर रिव्यू बोर्ड। वो फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 2 सब क्लॉज 19 ऑफ द पीयर रिव्यू गाइडलाइन। तो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है एज सच। अगर अपन देखेंगे तो ये देखो, अभी अपन ने जो अमेंडमेंट देखे, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 रिव्यूअर की डेफिनेशन में। अब इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है यहाँ पर। वो ये है कि पहले पीयर रिव्यू स्टेटमेंट होता था, अब उसे गाइडलाइन में कन्वर्ट कर। तो सर स्टेटमेंट तो मैंडेटरी और गाइडलाइन रिकमेंडेटरी है, तो इसका मतलब गाइडलाइन फॉलो नहीं करी तो भी चलेगा, ऐसा आप ना सोच लिए। इसलिए साफ साफ बोल दिया है कि कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के शेड्यूल 2 के पार्ट 2 का क्लास 1 कहता है, कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस, ऑल मेंबर्स विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो उसके लिए स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि पीयर रिव्यू गाइडलाइन विल बी ट्रीटेड एज अ गाइडलाइन अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 ये एक्ट। थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये स्टेटमेंट नहीं है, गाइडलाइन है, पर अभी भी इसका कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो मिसकंडक्ट के एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे, यानी आपको ये गाइडलाइन फॉलो तो करना। तो सर नाम क्यों गाइडलाइन दे दिया? तो इनिशियल फेज में कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूट लाता है, जब तक वो पकती है, एक तरह से मैच्योर हो जाती है, तब तक वो उसको गाइडलाइन का फ्रेमवर्क देना पसंद। तो क्या बोला गया है अब कि ये वो मेंबर है जिसको अप्रूव और एम्पैनल किया है पीयर रिव्यू बोर्ड ने, जिसकी क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है गाइडलाइन 26 में वो फुलफिल करता है। अब पहले क्या होता था, पीयर रिव्यू जो होता था वो सीए फर्म का ही होता था। नाउ दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच पीयर रिव्यू। तो जैसे कोई बिग 4 है, पीडब्ल्यू है, उसकी बहुत सारी ब्रांच है, एक ब्रांच का पीयर रिव्यू अगर करना है तो फिर उसे ब्रांच पीयर रिव्यूअर कहेंगे। ध्यान रखना, ब्रांच का पीयर रिव्यूअर शुड बी also empaneled as a peer reviewer with ICAI. It's just that he'll be appointed to conduct peer review of a branch of practice. यानी कि qualification for branch peer reviewer are not different from that of a peer reviewer. It is the same. It is only the scope of his work is a little different. तो ये हमारा छठा अमेंडमेंट हो गया एक तरह से आप बोलो तो। चलिए, देन इसके बाद में we will have to now come to the scope of peer review, जिसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, वो भी AQMM से रिलेटेड। तो पहले स्कोप में क्या चीज़ें शामिल होती थी कि आपको टीपी का कंप्लायंस चेक करना है, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स आपके यहाँ प्रॉपर है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग आपकी सही आ रही है, बाकी कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस का कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू बुक्स आपने रखी है, अकाउंट ऑफ असाइनमेंट, आर्टिकल्स के, ट्रेनिंग की वर्क डायरीज, उनकी स्टाइपेंड और ट्रेनिंग आप स्टाफ की ले रहे हो, यानी ये 6 पॉइंट होते थे। अब एक 7वां पॉइंट ऐड कर दिया है जिसको पॉइंट नंबर 4 दिया गया, अकॉर्डिंगली आगे के नंबर्स चेंज हो गए। सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल और एनी अदर गाइडलाइन इशूड बाय सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी, ये जो जयपुर। तो पीयर रिव्यूअर के स्कोप में अब जो सेल्फ इवैल्यूएशन ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल का किया है, अगर एप्लीकेबल है तो वो भी पीयर रिव्यूअर को चेक करना होगा। अब आपको समझ में आया कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में एकदम मस्त बैठ जाए, इसलिए मैंने आपके जीवन के 5 मिनट लिए थे ऑडिट क्वालिटी में सिखाने। अब आते हैं अपन अगले अमेंडमेंट पे, विच इज़ एरियाज नॉट टू बी एग्जामिन्ड इन पीयर रिव्यू। आई होप आपको ध्यान होना चाहिए कि पीयर रिव्यू में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अश्योरेंस असाइनमेंट, यानी जिसमें कोई ओपिनियन दे रहे हैं वो कवर कर। नॉर्मली इनमें इंडिपेंडेंट ऑडिट भी आएंगे, कॉन्करेंट ऑडिट भी, पर बाकी सारे तरह के असाइनमेंट जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज हैं, ये सब इसमें शामिल नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक एडिशन किया गया है, एनी अदर सर्विस रेंडर्ड और फंक्शन परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर नॉट प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल टू बी एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। कमेंटमेंट में बस ये बोल दिया गया है कि अब काउंसिल के पास पावर है कि वो बोल सकती है कि वी आर ड्यू डिलिजेंस इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर वो ऐसा बोल देगी तो फिर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उस केस में पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आएगा। तो जब पीयर रिव्यूअर आपके आएगा, तो अगर सीए फर्म ने उस तरह के कोई असाइनमेंट हैंडल कर रखे हैं तो वो उनका पीयर रिव्यू नहीं करेगा, यानी सैंपल साइज लेते समय उन्हें शामिल। चलिए, तो दिस इज योर नेक्स्ट अमेंडमेंट, और mother of all amendments is the peer review mandate. Clause 5 of the peer review guidelines has changed completely the applicability of peer. पहले 2 लेवल्स होते थे peer review की एप्लीकेबिलिटी के लिए, जिसमें बोलते थे कि अगर आपका क्लाइंट एक म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड एंटिटी है, ब्ला 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 है,
तो आप फेज 1 में, सॉरी आप लेवल 1 हो, लेवल 1 में आपको हर 3 साल में पीयर रिव्यू कराना है, नहीं तो लेवल 2 और आपको 4 साल में कराना। और उसमें होता क्या था, सबके पीयर रिव्यू होते नहीं थे, सीए फॉर्म फिर ICI ढूंढता था, पीयर रिव्यू बोर्ड ढूंढता था, इसका नहीं हुआ, करवाओ। तो अब हमने रिवर्स कर दिया पूरा मॉडल। अब कैसा हो गया है, अब ऐसा मॉडल बना दिया है कि यूनिट खुद आके बोलेगा, प्रैक्टिस यूनिट यानी कि सीए फॉर्म जिसका पीयर रिव्यू होता है उसको पीयू बोलते हैं, प्रैक्टिस यूनिट। अपन अमेंडमेंट कर रहे हैं बेटा, पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ना। तो वो पीयू जो होगा वो अब खुद आगे आके बोलेगा, अरे मेरा पीयर रिव्यू करा दो प्लीज, जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ। क्यों? क्योंकि मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ जब तक मेरा पीयर रिव्यू नहीं हो पा। तो कौन से तरह के ऑडिट करने के लिए आपको अपनी फॉर्म का पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा, तो अब पूरी मैंडेट चेंज कर दी। अब इसमें बोला है कि बेस्ड ऑन A योर नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड B द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू आर ऑडिटिंग, you will have to have a valid peer review certificate at the time of accepting any audit and also at the time of giving the report with effect from, and there is a phase wise rollout. ICI कहता है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि इन केसेस में अब पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप मैंडेटरी में फॉल करते हो। एट ईच स्टेज, जो अभी अपन ऊपर पढ़ेंगे, इट शुड बी अवेलेबल एंड इट शुड बी इन फोर्स, वैलिड, यानी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। कब? 2 समय पे, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग और दूसरा एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। थ्रू आउट होना जरूरी नहीं, एक्सेप्ट करते समय ऑडिट और रिपोर्ट देते समय, कंप्लीट करते समय आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। तो इस दौरान कभी एक्सपायर हो गया तो फटाफट रिन्यू करा लेना। कैसे होता है अभी समझते हैं। ICI ने बोला देखो कुछ को हम मैंडेटरी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हमने मैंडेटरी किया उनका ही पीयर रिव्यू होगा, बाकी लोग चाहें तो वॉलंटरली अप्लाई कर सकते हैं। न्यू यूनिट की हमारी थोड़ी सी अलग गाइडलाइंस है जो आपके सिलेबस में उन्होंने डिटेल में शामिल नहीं करी, बस इतना सा कहा है कि वो डिपेंड करेगा कि जो उनके नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं या उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, प्लस वो किस तरह के क्लाइंट का ऑडिट करना चाह रहे हैं, उन सब के आधार पे। और इसके अलावा हो सकता है कि कोई स्पेशल केस में अगर बोर्ड को लगे, कब लगेगा बोर्ड को, जब किसी के पास, बोर्ड के पास किसी से कंप्लेन आएगी कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूनिट की, तो हो सकता है ICI उसे बोले या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या कोई भी रेगुलेटर बोले कि यार ये इसका पीयर रिव्यू करो, जरा चेक करो ये काम ढंग से कर रहा है नहीं, तो हम स्पेशल पीयर रिव्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से फेज में क्या है, हम अलग से उसका पीयर रिव्यू। अगर आप ये कह सकते हो कि अब पीयर रिव्यू की मैंडेट इम्प्लीमेंटेशन 3+1 कैटेगरी में, कुछ जगह मैंडेटरी, बाकी आपके पास वॉलंटरी स्पेशल केस में, और स्पेशल यूनिट का अलग से, न्यू यूनिट का अलग से स्पेशल प्रोविजन। अब इसी बात है, हमें कौन से फेज समझना पड़ेंगे, मैंडेटरी पीयर रिव्यू किस हिसाब से है। 1 अप्रैल 2022, दिस इज अ डेट इन द पास्ट। सारी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने वाली CA फॉर्म प्रैक्टिस यूनिट को क्या होना चाहिए, उनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब? एक्सेप्ट करते समय और कंप्लीट करते। प्रैक्टिस यूनिट विच प्रपोज टू अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटरप्राइज जिसकी डेट या इक्विटी इन और आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है। ध्यान रखना, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड नहीं लिखा है, लिस्टेड है। हालांकि इनके ऊपर क्योंकि पहले से ही सेबी पीयर रिव्यू मैंडेटरी कर चुका है, तो आपने इनको बोला कि 1 अप्रैल 22 से ही आपके पास पीयर रिव्यू होना चाहिए, तो गलत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही नॉर्म्स थे। सर आपने ये तो बताया नहीं है, जो पीयर रिव्यू गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस लागू कब से हुई है? 1 अक्टूबर 2020। तो ये फेज 1 में इन तरह की CA फर्म्स को कवर करेंगे। फेज 2, अगर आप एक ऐसी CA फर्म है जिनमें 5 या उससे अधिक पार्टनर है। अब सवाल उठता है कि सर 5 और उससे अधिक पार्टनर कब देखना है, तो जो इनिशियली प्रपोजल बनाया गया था कि भैया पीयर रिव्यू की ये फेज वाइज रोल आउट होगी, उस प्रपोजल में उन्होंने कहा था कि एनी टाइम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके 5 पार्टनर कभी भी हैं, तो फिर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से होना ही चाहिए, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करते समय और कंप्लीट करते समय। पर जब फाइनल फेज रोल आउट करा और जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये जो स्टार में मैंने लिखा है कोष्टक में ब्रैकेट में एनी टाइम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं मानता हूं इसका मतलब अभी भी वही होना चाहिए। तो अगर आपकी फर्म में सिंपल है, देखो 5 या उससे अधिक पार्टनर, तो एक बात तय कर लो, 1 अप्रैल 2023 से तुम्हारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो क्या होगा सर? डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा क्या? कुछ नहीं होगा बेटा।
अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और तुम कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बस और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना सा। तो सर हमें ऑडिट करना ही नहीं, हम कोई एश्योरेंस सर्विस देते ही नहीं है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी पीयर रिव्यूअर आके सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज ही चेक करता है, तो मत कराओ अपना पीयर रिव्यू। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है 10 फर्म की एक पार्टनर है जो इनमें से कुछ भी नहीं करा रही है, तो पीयर रिव्यू ना ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिक्विजिट जो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की रिक्विजिशन है, ये क्यों है? ताकि आप इसके बेसिस पे क्या कर पाओगे, ऑडिट एक्सेप्ट कर पाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट और कंप्लीट कर। चलिए, दैट इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। एनी विच वेज, तो ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से यू हैव अ प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिस यूनिट। एंड व्हाई डू यू नीड दिस रिक्विजिट? क्यों है? बिकॉज इफ यू आर एक्सेप्टिंग और कंप्लीटिंग एनी अटेस्टेशन सर्विस जिसमें भी आप एक ओपिनियन दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास ये होना चाहिए। अटेस्टेशन सर्विसेज बेसिकली यू कैन से कैजुअली आप बोल सकते हो स्टार्ट ऑन। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी फर्म में इतने पार्टनर्स नहीं है, तो क्या आप ऐसे कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का? ध्यान रखना, प्राइवेट नहीं लिखा है, यानी सिर्फ पब्लिक है। लिस्टेड है तो वो फेज 1 में आ गया, तो अब बची अनलिस्टेड। तो अब अनलिस्टेड में कौन सी वाली आई? प्राइवेट हटा दी तो पब्लिक। समझ में आया? तो यहां सारी लिस्टेड आ गई, यहां अनलिस्टेड, पब्लिक, पर उसमें लिमिट दी गई 500, 500, 1000 की। ये बिल्कुल वही लिमिट है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो नफरा की जो लिमिट होती है कि अगर आप इन तरह की एंटिटीज के ऑडिट करते हो तो फिर उस केस में नफरा के शिकंजे में आपको कसा जा सकता है, यानी नफरा आपके ऊपर क्या कर सकती है? गवर्नेंस लगा सकती है। तो ये जो लिमिट है 500, 500, 1000 की इकाई की है। पेड अप कैपिटल हमेशा मैक्सिमम लिमिट टर्नओवर की होती है, एनुअल टर्नओवर है, और अगली 500 है आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। ध्यान रखना, नॉर्मली जब भी बोरिंग्स की लिमिट होती है तो मोर देन होती है, लेकिन यहाँ पे मोर देन इक्वल टू है। पूरे कंपनी लॉ में कुछ ही ऐसे गिनती के प्रोविजंस हैं, जैसे कि नफरा, जैसे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर, और एक कारो की एप्लीकेबिलिटी आप बोल सकते हैं, जहां पे मोर देन इक्वल टू यूज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? बोरिंग्स। अदरवाइज मेजॉरिटी जगह आप देखोगे तो बोरिंग मोर देन ही है, फिर वो इंटरनल ऑडिट की लिमिट हो या एनी अदर लिमिट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपकी आउटस्टैंडिंग लोन्स कब? एज ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। पेड अप कैपिटल एज ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। टर्नओवर ऑब्वियस सी बात है एनुअल टर्नओवर है, यानी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इनमें से कोई भी लिमिट टच या क्रॉस कर देती है, किसकी? आपके क्लाइंट की, जिसका आप ऑडिट करते हैं, तो फिर आप फेज 2 में कवर्ड हैं और आपके पास इस तारीख से पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना। लेकिन हमारी फर्म में तो 4 ही पार्टनर हैं, तो 4 या 4 से ज़्यादा वाली पार्टनर वाली फर्म फिर किस में कवर हो जाएगी? 2024 के फेज में कवर होंगे। और उतने भी पार्टनर नहीं है तो फिर उस केस में अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं ऐसी एंटिटीज़ का जिन्होंने पब्लिक से फंड्स रेज किए हैं या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के, कब? ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, यानी कि 3 साल में, क्योंकि पीयर रिव्यू 3 साल का। तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप फेज 3 में कवर हो जाएंगे। तो फेज 3 में जब आपका क्लाइंट 50 करोड़ से ऊपर का फंड रेज करके बैठा है, देखो यहाँ पर भी मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी फॉर्म में, देन इन दैट केस यू विल बी कवर्ड अंडर फेज 3। या फिर आप एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट विच विल इंक्लूड कंपनीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी या ट्रस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की डेफिनेशन में कवर्ड। पूरे आपके आईसीआई के मॉड्यूल में ऑडिट के पेपर में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी डेफिनेशन आपको अगर मिलेगी तो वो मिलेगी आपको कोड ऑफ एथिक्स, अगर आप बेयर पढ़ोगे तो उसके पार्ट 1 इस्बा कोड में। इस्बा कोड में डिफाइन किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो एंटिटी है जो ए लिस्टेड कंपनी है, बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनमें यूजुअली पब्लिक का पैसा लगा रहता है, या ऐसी एंटिटी है जिसको किसी दूसरे रेगुलेटर ने पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिफाइन कर रखा है, तो उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहा जाता है। लिस्टेड
बैंक, इंश्योरेंस और अदर्स जो कोई रेगुलेटर के द्वारा डिफाइंड है एज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। ये कोड ऑफ एथिक्स के वॉल्यूम 1 में डिफाइन किया गया है। हो सकता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नेचर ऑफ बिजनेस, स्टेक होल्डर्स भी आईसीआई या कोई इसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिफाइन करे। आईसीआई या कोई यानी कोई दूसरा रेगुलेटर। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, सेंट्रल ऑडिट, ब्रांच का नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप फेज 3 में कवर्ड। तो अगर आप देखोगे आईसीआई के मॉड्यूल में या पुराने आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चंस थे फेज वाइज कवरेज के, उनमें अलग तरह के क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड मेरा क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट करता हूं, तो बताओ मुझे पीयर रिव्यू में कौन से लेवल में कवर किया जाए। तो पुराने प्रोविजन में बोलते थे कि भाई म्यूचुअल फंड का ऑडिट करने वाली सारी प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 कहलाती है, हर 3 साल में पीयर रिव्यू कराना है। पर अब म्यूचुअल फंड कहीं पर है ही नहीं। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि मैं एक सीए फर्म हूँ, नंबर ऑफ पार्टनर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और कहा गया है म्यूचुअल फंड का ऑडिट कर रहे हैं हमारे ये फॉर्म में, तो आपको कहना पड़ेगा कि अगर म्यूचुअल फंड एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्लासिफाई होती है तो उस केस में हम फेज 3 में कवर हो जाएंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से हमारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होने की प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होगी टू कंडक्ट ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स। आया समझ में? आया? तो अगर आपका एक भी क्लाइंट ऐसा है तो आपके ऊपर पूरी फॉर्म के ऊपर पीयर रिव्यू होगा। फॉर्म पे पीयर रिव्यू आया ना तो फिर पूरी फॉर्म पे होता है। ऐसा नहीं है कि पीयर रिव्यू सिर्फ उस असाइनमेंट का होता है। ये सिर्फ आपकी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए कि आपसे पीयर रिव्यू आपके ऊपर कब से एप्लीकेबल हो गया, पर एक बार हो गया तो फिर आपका पीयर रिव्यू पूरी फॉर्म का होगा। तो उसमें फिर कोई भी असाइनमेंट सिलेक्ट हो सकते। तो ध्यान रखना, ये वो असाइनमेंट नहीं है जिसको पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट करेगा आपके यहाँ पर आकर कि भैया इन असाइनमेंट को मैं चेक करके बताता हूँ कि काम ढंग से हुआ या नहीं। पीयर रिव्यू का बेसिक लॉजिक ये होता है कि रिव्यू होता है तो फॉर्म का होता है। वापस से रिपीट कर दो, अपन अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं ना कि पीयर रिव्यू समझ रहे हैं। ब्रीफ में बीच में मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, फिर भी आया समझ में? तो सर ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो इस तरह के, तो ये तो हैं, और हमने तो ये भी देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर भी हैं, अपने आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। तो क्या इनके आंसर्स अपडेट हो गए? तो दोस्तों, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू हियर नाउ। दिस इज द वे ऑफ नाउ, इन फैक्ट यू शुड से दिस इज द वे वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स सो वेरी वेल फॉर द एग्जाम्स कि अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। विद इन फास्ट टेलीग्राम, वेबसाइट, अदर प्लेस आपने ये अमेंडमेंट कवर करना है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वेल एंड गुड। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जा रहे हो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो। मेरा ऐसा मानना है कि भाई कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, एक वीडियो चाहिए समझाने के लिए कोई अमेंडमेंट का, उसके नोट्स चाहिए, प्लस उसके जो क्वेश्चन आंसर्स पुराने उनको अपडेट करने की ज़रूरत है, तब जाके बच्चे की प्रिपरेशन पूरी होती है। वीडियो आप यहाँ देख रहे हो, नोट्स लिंक से चले जाओगे, आपको सारी चीज़ें एक जगह चाहिए। प्लस इसमें भी मैंने बोला कि नवंबर 22 वाला अमेंडमेंट वो अलग वीडियो देखो, उसका लिंक दिया हुआ है। आप सब एक जगह चाहते हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सबसे पहली बात, ऐप पे ये दिख रहा है आपको FR ऑडिट रिवीजन लेक्चर और अमेंडमेंट लेक्चर। आप अमेंडमेंट लेक्चर पे क्लिक कर दीजिए, उसमें आपको सिस्टमैटिकली अमेंडमेंट्स दिख जाएंगे, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट के। आप वीडियोज़ पे जाएंगे, यू विल फाइंड ऑडिट अमेंडमेंट्स, और ऐसे सिस्टमैटिकली मई 23, मई 22, नवंबर 22। तो आपको ऑडिट कमेटी वाला देखना है, आप पुराने वाले पे चले जाइए। उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी PDF है वो भी शेयर की गई है नोट्स की, मस्त। आप यहाँ पे वो PDF भी देख सकते हो, ऑडिट अमेंडमेंट्स, FR अमेंडमेंट्स की, इस तरह। यहाँ पे बुक्स के भी एक्सेस हैं, तो बुक्स में इनफैक्ट अगर RTP वगैरह कोई उसके अलग से देनी है तो वो देते हैं। अभी मैं क्वेश्चन आंसर की बात बता रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर बैच लिए हैं या सिंप्लीफाइड लिए हैं, या जिन्होंने ये किताब की प्रिंटेड कॉपी खरीदी है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो सबके साथ मैंने शेयर करी है, आपको किसी को लगे तो सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूंगा। हावेवर वो सॉफ्ट कॉपी हमने पहले शेयर करी थी अमेंडमेंट्स आने के। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज द क्वेश्चन बैंक। में इस पर क्लिक करता हूँ। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, आपकी क्वेश्चन बैंक में 1000+ क्वेश्चन है, वो सारे के सारे यहाँ पे ऐप में दिए हुए हैं। चैप्टर 17 आपके ICI का मॉड्यूल का है, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। में चैप्टर 17 पे क्लिक कर, चैप्टर 17 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर अमेंड हुए हैं उन सबके सामने येलो कलर का अमेंडमेंट फ्लैग लग गया। आप कोई भी क्वेश्चन को क्लिक कर लीजिए, यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन।
क्वेश्चन पुराने वाला है पर इसका आंसर अमेंड हो गया है, और जहाँ भी अमेंड होता है ये येलो से हम हाईलाइट कर देते हैं, इसमें पूरा आंसर अमेंड हुआ है, कहीं पे एक पार्ट अमेंड होता है तो उतना कर देते हैं और बता दिया कि भैया ये अमेंडेड है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है अपनी और आपके पास या कोई आरटीपी एमटीक्यू क्वेश्चन है और आपको देखना अपडेटेड आंसर क्या होंगे, आप मस्त यहाँ से देख सकते। यही नहीं, इसका ऑडियो भी अमेंडेड आपको मिलेगा अपडेट की अगर ज़रूरत है तो उसमें। यही नहीं, अगर आपको पूरे ऑडिट की क्वेश्चन बैंक में कहाँ का अमेंडमेंट हुए हैं ये देखने हैं तो आप यहाँ पर जाइए और फ्लैग करें। यहाँ पे 2 फ्लैग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा आपको एग्जाम से पहले, या अमेंडमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि पीयर रिव्यू में टोटल 1 to 6 और 17 बंद इन क्वेश्चन में अमेंडमेंट हुआ। इतने क्वेश्चन अगर आपको लगे तो आप अलग से यहाँ से देख लेना, आपके सारे अमेंडमेंट हो जाएंगे। जो लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँचे और इनको लगा कि यार बहुत सिस्टमैटिक कर दिया, हमारे लिए बढ़िया चीज़ हो गई है, अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अमेंडमेंट वीडियो देख लिया और खुद से अमेंडमेंट के आंसर्स निकालो, क्या चेंज होंगे कैसे होंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में एक कमेंट तो बनता है। चलिए दोस्तों, एंड देन आते हैं अपन फेज वाइज में। तो जो आखिरी फेज है वो फेज 4 है, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा पार्टनर वाली फर्म्स कवर होंगी, या फिर अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी सेट ऑफ सीए फर्म्स भारत में करती हैं, तो फिर उस केस में आप इसमें कवर हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, हालांकि इंस्टीट्यूट तब तक कुछ और नया निकाल देगा। खैर चलो बच्चों, तो एक बार क्विकली अपन रिवाइज कर लेते हैं, ये सारी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली है, हटाओ इसको, भूल जाते हैं। क्या है हमारा बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉज 5 ऑफ द पीयर रिव्यू गाइडलाइंस, व्हिच गिव्स अस व्हाट, इट गिव्स अस बेसिकली द फेज वाइज रोल आउट। Number 1, peer review will be applicable mandatorily. You can apply it and get it done voluntarily, or in a special case we can inform you that you will have to get your peer review done immediately. That is when we get a request from the disciplinary directorate or a regulatory body or ICI, we means peer review board. New units ke liye there could be some special provisions. Let's first talk about the mandatory phase. Mandatory phase में total कितने phase हैं? 4। 1 अप्रैल 2022 से वो सारे सीए फॉर्म जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट सेबी की भी थी। यहाँ पे लिस्टेड डेट और इक्विटी हो सकती है, इंडिया और आउटसाइड इंडिया हो सकती है, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड। फेज 1 खत्म, यहाँ पे पार्टनर के बेसिस पे कोई फेज वाइज कवरेज नहीं है। दिस इज अ पास डेट, अब से पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर के बेसिस पे कवरेज आएगी। फेज 2, 3, 4 पार्टनर 5, 4, 3, यानी आपकी फर्म में 5 या उससे अधिक पार्टनर हैं तो आप फेज 2 में कवर हो गए, 4 या उससे अधिक 3 में, 3 या उससे अधिक 2 में, सॉरी फेज 4 में कवर। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टनर के बेसिस पर। हो सकता है कि आपकी फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर कम है फिर भी आप फेज 2 में कवर हो जाओ। कब? अगर आप ऑडिट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक तरह की एंटिटी। तो फेज 2 में कौन से तरह की एंटिटीज का अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग ऑडिट डन ऑफ दोज एंटिटीज, आपको याद रखना है जो नफरा के प्रोविजंस में कवर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका या तो पेडअप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ऊपर है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, या बोरिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक 500 करोड़ या उससे ऊपर है एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किसका? आपके क्लाइंट का जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपका यूनिट लेवल 2 में कवर होगा, फेज 2 में कवर होगा, नॉट लेवल 2, फेज 2, यानी 1 अप्रैल 23 से आपके पास पीयर रिव्यू होना चाहिए सर्टिफिकेट। फेज 3 में अगर आप ऑडिट कर रहे हैं कोई भी ऐसी एंटिटी का जिसने 50 करोड़ से ज्यादा, ग्रेटर देन 50 करोड़ के बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से डिपॉजिट्स वगैरह कुछ एक्सेप्ट कर रखे हैं, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन इस बार कोड में नॉर्मली कहा गया है कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिस्टेड एंटिटीज। अब लिस्टेड का ऑडिट तो 1 अप्रैल 2022 में ही कवर हो गया, तो फिर उसके लिए यहाँ पे मतलब नहीं आने की। प्लस कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी किसी भी लॉ रेगुलेशन ने आईसीआई ने डिफाइन किया है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क दे आर डूइंग और द साइज दे हैव और द नंबर ऑफ लोकेशंस दे आर वर्किंग और व्हाटएवर क्राइटेरिया, then in that case you will be covered under phase 3। 1 अप्रैल 24 से आपके पास मैंडेटरली पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप फेज 4 में कवर। डेफिनेटली अगर आपकी फॉर्म में
4 पार्टनर हैं तो आप फिर कहाँ पर कवर हो गए, तो ये सारी और कंडीशंस हैं, तो अपने को फेज वाइज कवर करना है। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई बड़े ऑडिट नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ब्रांच का ऑडिट है, तो टेक्निकली मैं फेज 4 में जाता हूँ, पर मेरे 4 पार्टनर हैं अगर, तो उस केस में मैं फेज 3 में आ जाऊंगा। तो डेफिनेटली फेज 3 से मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो भी लिमिट में आप पहले कवर हो रहे हो, पहले वाले फेज की लिमिट में कवर हो रहे हो, उस फेज में आपके ऊपर पीयर रिव्यू आ जाएगा। फेज वाइज रोल आउट के आधार पे आपके पास एक वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए उस तारीख से जब भी आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, अटेस्टेशन सर्विस, या आप उसे कंप्लीट करोगे। तो अगर आप कोई अटेस्टेशन सर्विस नहीं दे रहे हो तो फिर पीयर रिव्यू की एज सच रेलेवेंस आपके लिए नहीं बचेगी। पर अगर आप दे रहे हो पीयर रिव्यू सर्विस और आपका सर्टिफिकेट उस समय नहीं है आपके पास, या था और एक्सपायर हो गया, क्योंकि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की एक वैलिडिटी होती है 3 साल की, तो फिर आप रिपोर्ट तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आप अपना पीयर रिव्यू करा नहीं लेते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अमेंड हुए हैं, वो चेंज करके मैंने दे दिए। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट। पीयर रिव्यू बोर्ड की प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया है, 10वां अमेंडमेंट हो गया ये हमारा। फोरम वगैरह के प्रोविजंस अब जो सीए एक्ट में दिए गए हैं, सीए रेगुलेशंस में दिए गए हैं, वही लगेंगे, यानी पीयर रिव्यू बोर्ड के मीटिंग के प्रोविजंस अलग से कुछ नहीं होंगे, वही नॉर्मल जो सबके लिए वही इनके लिए भी होंगे। चलिए, कॉन्फिडेंशियलिटी में नो चेंज पर से। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर में कोई चेंज नहीं है, जैसे प्रोविजंस पहले थे वैसे ही है। अगला चेंज अब अपने को जहां पर मिलेगा, दैट इज द नेक्स्ट बिग चेंज, दैट इज द पीयर रिव्यू प्रोसीजर। दोस्तों ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर क्या होगी, या स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर बताएं, तो आपको ये वाले पॉइंट्स रिपोर्ट करना है। अभी अपन स्टेप वाइज अप्रोच नहीं देख रहे हैं, हम पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसेस देख। पीयर रिव्यूअर की अप्रोच ये नहीं है, ये पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसेस है। पहले 60 डेज में आप पीयर रिव्यू कंप्लीट करते थे, उससे भी पहले 90 डेज हुआ करता था, अब इसे 20 वर्किंग डेज कर दिया गया है। और न्यू यूनिट के केस में तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पीयर रिव्यू कंप्लीट। इसके अंतर्गत अलग अलग स्टेप्स होंगे जिन्हें हम प्रोसीजर्स कहेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर इनिशिएट करने का पीयर रिव्यू, उसके बाद में रिव्यूअर एक प्रोसीजर फॉलो करेगा पीयर रिव्यू करने के लिए, और उसके एग्जीक्यूशन स्टेज में वो कैसे रिव्यू करने वाला है वो डिस्कशन, और फाइनली फिर रिपोर्ट। इसमें मेजर अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो ये पूरा अमेंड हो गया है। ए पॉइंट, बी पॉइंट सब्सटैंशियली अमेंड हो गया है, सी पॉइंट में मेजर अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यू यूनिट से रिलेटेड है, डी पॉइंट आपका पूरा अमेंड हो गया। प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग पीयर रिव्यू क्या है, पहले मैं आपको फ्लो में समझा देता हूं। अब ऐसा होता है दोस्तों कि आपको पीयर रिव्यू अगर कराना है तो आप क्या करेंगे, या तो आपके पास आईसीआई इत्तला करेगा कि भाई तुम्हारा पीयर रिव्यू ड्यू है, कराओ, या फिर तुम्हें खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म 1 बना दिया गया है, विच इज एप्लीकेशन फॉर पीयर रिव्यू प्लस क्वेश्चनर। आईसीआई बोलता है अगर अप्लाई कर रहे हो पीयर रिव्यू के लिए तो साथ साथ में एक क्वेश्चनर हमने अटैच कर रखी है फॉर्म में, जिसमें तुमसे जानकारी ले रहे हैं कि तुमने क्या क्या तरह के क्लाइंट को किन किन तरह की सर्विसेज दी है, क्या फीस चार्ज करी है, क्या असाइनमेंट था तुम्हारा, सब डिटेल उसमें डाल दो, ताकि एप्लीकेशन के साथ ही सारी डिटेल भी हमारे पास आ जाए। हम फटाक से तुम्हें एक पीयर रिव्यूअर देंगे और ये वाला फॉर्म की एक कॉपी उसे दे देंगे, जिससे वो बढ़िया सैंपल सिलेक्ट कर लेगा कि भाई आपकी ये लिस्ट ऑफ असाइनमेंट में से ये असाइनमेंट है जो मैं आके आपके उन असाइनमेंट के वर्किंग पेपर चेक करूंगा अपार्ट फ्रॉम योर सिस्टम्स और प्रोसीजर्स, और कंक्लूड करूंगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सही है, आपने काम ढंग से किया है या नहीं किया है, और उसके बेसिस पे आपको क्या क्लीन पीयर रिव्यूज रिपोर्ट मिलना चाहिए। या तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आपको अप्लाई करना है तो आप फॉर्म 1 देके अप्लाई करोगे, और उसके बाद आईसीआई को समय दिया गया है 3 दिन का। 3 वर्किंग डेज के अंदर आईसीआई क्या करेगा, 3 रिव्यूअर रेकमेंड करेगा प्रैक्टिस यूनिट को कि इन 3 में से तुम एक सिलेक्ट कर लो। आपको जैसी रिकमेंडेशन दिया उसके बाद प्रैक्टिस यूनिट को 3 में से एक वर्किंग डे में सिलेक्ट करना। तो आप बोर्ड को बताओगे कि भैया ये वाला रिव्यूअर मुझे पसंद है, आप एक काम करो स्वीट को हमारा रिव्यू करने के लिए भेज दो।
तो फिर बोर्ड स्वीटी का अपॉइंटमेंट लेटर बना के उसे इन्फॉर्म करेगा कि स्वीटी 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 तुम्हारा रिव्यू चाहेगा, आपको रिव्यू करना है। और फिर बोर्ड इंटीमेट करेगा रिव्यूअर को कि भाई स्वीटी तुम्हें भाई का ऑडिट करना है, भाई यानी प्रैक्टिस यूनिट का। स्वीटी को एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डर है स्वीटी के डाइजेस्ट बात रहती नहीं है, निकल जाती है। तो हमने बोला ना, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दो कि तुम इधर उधर कोई बातें नहीं करोगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी गिवन, और ये किसको दिया जाएगा? स्वीटी के द्वारा भाई को, भाई यानी प्रैक्टिस यूनिट जिसका ऑडिट हो। क्योंकि पीयर रिव्यू बोर्ड तो एम्पैनल करते समय रिव्यूअर को तभी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ले लेती है। तो इसका एक फॉर्म 2 दिया गया है। फॉर्म 2 मतलब 2 वर्किंग डेज में ये देना पड़ेगा। तो जैसे ही स्वीटी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके 2 दिन के अंदर अंदर स्वीटी फॉर्म 2 में भाई को एक सर्टिफिकेट देगी और बोलेगी भाई मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगी तुम्हारी सारी बातों। भाई ने बोला है, भाई बोल दिया क्या, मैंने भी क्या सोच के अपॉइंट। खैर, फिर प्रैक्टिस यूनिट को क्या करना है? वो जो फॉर्म 1 दिया था उसने किसको? आईसीआई को, पीयर रिव्यू बोर्ड को, जिसमें पूरी डिटेल थी। अब उस फॉर्म की एक कॉपी उसे किसको देना पड़ेगा? स्वीटी को। कितने समय में? 2 वर्किंग। कि ये लो स्वीटी, ये हमारी फॉर्म 1 एप्लीकेशन है जिसमें और पूरी क्वेश्चनर भरी हुई है। अब स्वीटी के पास फॉर्म 1 आ चुका है, तो स्वीटी को पता पड़ गया है कि आप क्या क्या तरह के ऑडिट कर चुके हो या किस तरह के क्लाइंट्स का आपने काम किया है। अब स्वीटी को क्या करना है? पीयर रिव्यू इनिशिएट करना है। तो स्वीटी प्रपोज करेगी भाई को, प्रैक्टिस यूनिट को, क्या कि तुम्हारी क्वेश्चनर में ये तुमने क्लाइंट के जो अटेस्टेशन सर्विस दी है, इनमें से इन क्लाइंट के वर्किंग पेपर फाइल तैयार रखना है आ रही। ये स्वीटी किस में बताएगी? उसे फॉर्म 5 में। और फॉर्म 5 कितने समय में देना होता है? जस्ट इन 2 वर्किंग। तो प्रैक्टिस यूनिट से मुझे फॉर्म 1 मिला, उसके 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर में फॉर्म 5 दूंगी। किसको? भाई को। और बोलूंगी कि ये तैयार रखना मैं आ रही। ऐसा नहीं है कि दमक गए, तो भाई को भी आपको फिर 2 वर्किंग डेज का कम से कम मिनिमम नोटिस देने का है। क्या कि भैया ऑन साइट रिव्यू आज मैं बोलूंगी कि अगर मैं आ रही हूं तो मैं कम से कम 2 दिन 2 वर्किंग डेज के बाद ही वहां पे जा सकता। कई बार हो सकता है फॉर्म 1 में जानकारी पर्याप्त नहीं हो, तो स्वीटी के पास फिर एक समय है कि अगर वो चाहे तो फॉर्म 6 में एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांग सकती। और अगर उसने भाई से एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगा तो भाई को 1 वर्किंग डे में उसका जवाब दे। हाँ तो सर तोड़गा हमारे कहीं 2 कहीं है कहीं 3 हो क्या रहा है? देखो सबसे ज्यादा लिमिट दी गई है 3 दिन की, वो आईसीआई को दी गई है। 3 रिव्यूअर सिलेक्ट करके प्रपोज कर। बाकी सारी जगह पे लिमिट अगर आप देखोगे ना तो 2-2 दिन की है। 1 दिन की लिमिट अगर है तो वो कहाँ पर है कि भैया आपको 3 रिव्यूअर दिए, उसमें से 1 सिलेक्ट करना है, तो 1 सिलेक्ट करना है, 1 दिन ले लो। और फॉर्म 6 अगर आपके पास आया है कि भैया मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रैक्टिस यूनिट के पास 1 दिन का समय, वहाँ पे भी उसको 1 दिन के अंदर अंदर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो देना पड़ेगी। बहुत फटाफट कर दिया, फटाफट पेयर रिव्यू कंप्लीट करना है। नहीं तो क्या होता था पहले 60-60 दिन तक चलता था, तो तब तक मालूम पड़ा रिकॉर्ड्स ही तैयार कर। एनीवे, फिर 2 दिन का नोटिस दिया, और नोटिस के साथ साथ आप सैम्पल साइज भी सिलेक्ट करके दोगे। सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है? इनके बेसिस पे। ये प्रोविजंस पहले भी ऐसे होते थे, अभी भी ऐसे हैं, पर अब प्रोसीजर में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, तो अमेंडमेंट्स के पार्ट में दिए गए, आप देख सकते हो। ध्यान रखना, जो भी सैंपल साइज सिलेक्ट किया वो आप बाद में चेंज कर सकते हो, पहले भी ऐसे ही था। ऑन साइट रिव्यू मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर नया यूनिट है जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 दिन तक ऑन साइट रिव्यू चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑडिट कैसे होएगा? वही कंप्लायंस प्लस सब्सटेंसिव अप्रोच से, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये करने के बाद फिर आपकी रिपोर्ट। अगर पीयर रिव्यूअर को लगता है सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट फॉर्म 9 के अंतर्गत बन जाएगी, और वो रिपोर्ट दे दी जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड को। जब भी पीयर रिव्यू बोर्ड लिखेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड को देंगे, और एक कॉपी प्रैक्टिस यूनिट। पर अगर हम संतुष्ट नहीं है, हमारी रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन है, तो सीधे अपन अपनी रिपोर्ट किसको नहीं देने वाले? टू द बोर्ड। क्यों? क्योंकि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। हम उस रिपोर्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर करके उस रिपोर्ट को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का नाम देके भाई को, प्रैक्टिस यूनिट को देंगे कि भाई तो अपने कमेंट दे दे इस पे। 2 वर्किंग डे में भाई कमेंट देगा, और अगर आप संतुष्ट हो उसके कमेंट से कि चलो ठीक है, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्लीन रिपोर्ट फॉर्म 9 में जमा कर दो बोर्ड के पास, अ कॉपी टू द पी। और आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है डेफिशिएंट है उसके सिस्टम्स, तो उस केस में आपको
क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है बोर्ड को एंड कॉपी विल बी गिवन टू द प्रैक्टिस फॉर्म 9। और फिर प्रैक्टिस यूनिट को 1 साल का समय दिया जाएगा, उसके बाद उसका एक फॉलो ऑन ऑडिट होगा। ये प्रोविजन जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं, और इस फॉलो ऑन ऑडिट में वापस से चेक करेंगे कि भैया तुमने काम ढंग से कर लिया या नहीं, तुम्हारे सिस्टम सही हो गए या नहीं, नया पीयर रिव्यूअर आएगा, नई फीस लगेगी, ये सब प्रैक्टिस यूनिट को पे करना पड़ेगी। और फिर रिपोर्ट अगर वापस गड़बड़ निकली तो फिर आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। यानी पहली बार जब पीयर रिव्यू होता है और गड़बड़ निकलती है तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता, आपको मौका दिया जाता है सुधरने का, और वो भी 1 साल का पूरा। चाहे तो बोर्ड उसे कम कर सकती है, बट मिनिमम 6 महीने का समय देना। पीयर रिव्यूअर की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो एक तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अश्योरेंस फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, दैट इज 3 years, न्यू यूनिट्स के केस में 18 months, क्या वो एज पर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड है या नहीं। प्लस उसे कई सारे अनेक्शर अपनी रिपोर्ट में देना होंगे। जो फॉर्म 1 क्वेश्चनर प्रैक्टिस यूनिट की आई थी उसकी कॉपी लगाना पड़ेगी, जो सैंपल उसने सिलेक्ट किए और कैसे उसने बोर्ड के क्राइटेरिया के अनुसार किए वो, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगर इशू हुई है कब, जब आपके कोई मॉडिफिकेशंस हैं तो प्रिलिमिनरी होगी, नहीं तो सीधे फाइनल रिपोर्ट जाती है, तो उसके आपके मॉडिफिकेशंस देना होंगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस यूनिट एज वेल एज द रिव्यूअर विल इंश्योर कि सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए गए हैं बोर्ड को वो प्रॉपरली साइंड है सबके साथ, और आपको कोशिश करना है 20 वर्किंग डे में पूरा पीयर रिव्यू कब से शुरू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की तुम्हारे को पीयर रिव्यू कराना है, या फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन की मेरा पीयर रिव्यू कर दो, उसके 20 वर्किंग डे में कंप्लीट करो, न्यू यूनिट का 7 दिन में। इनफैक्ट अगर तुम्हारे को इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन। तो ये एप्लीकेशन के बारे में आपको अमेंडमेंट में डाला नहीं गया है, बट इन केस अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो फिर उसके लिए फॉर्म 8 में आपको अप्लाई करना। ये सारे फॉर्म्स जो मैंने आपको दिए हैं फॉर्म नंबर वाइज, जैसे वो आपके ज्ञान के लिए हैं। हो सकता है जो आपके अमेंडमेंट नोट्स में फॉर्म डाले गए हैं उस पर एमसीक्यू पूछ ले, क्योंकि जब अमेंडमेंट आता है तो एमसीक्यू में फॉर्म नंबर भी पूछ। तो सारे के सारे फॉर्म्स आपके अमेंडमेंट में शामिल नहीं है, पर मैंने आपके लिए सारे 10 फॉर्म्स काय की चीज़ के लिए कौन किसको देता है दे दिए, आप चाहो तो देख लो। पर एटलीस्ट जो फॉर्म अपन ने डिस्कस किए हैं जैसे फॉर्म 1, 2, 5, 6 और 9, ये वाले फॉर्म्स आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए ये क्या, दीज आर मस्ट, एक्चुअली दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बढ़िया हो गया प्रोसीजर, मैंने अच्छे से समझा भी दिया आपको, आई होप ये क्लियर है। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो ये मैंने बैठ के आपके लिए एक टाइमलाइन दे दी। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कब कहाँ कितने दिन है, बस इसकी चिट बनाओ, छुपा के एग्जाम हॉल में ले जाओ, खोलो निकालो, क्या अरे क्या बात कर रहे हो सर, सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, एक सिंपल स्नैपशॉट में सब कवर्ड है, बिंदास एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस वाइज तुमको सारी चीज़ें मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 11वां अमेंडमेंट था बड़ा वाला। उसके बाद में अप्रोच, स्टेप वाइज अप्रोच में कोई चेंज नहीं है। अगला अमेंडमेंट है सर्टिफिकेट में, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट क्लॉज 14 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू हुई है तो सीधे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कौन देगा, तो जो पीयर रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरी का है वो पीयर रिव्यू की बोर्ड के सामने रिपोर्ट लगेगा, या हो सकता है बोर्ड ने कोई सब कमेटी बनाई हो, और एक बार कंफर्म हो जाएगा कि पीयर रिव्यूअर को फीस मिल गई है प्रैक्टिस यूनिट से उसकी, तो फिर सर्टिफिकेट इशू कर। न्यू यूनिट्स के केस में हो सकता है हम अलग प्रोसीजर्स दे दे सर्टिफिकेट इशू करने का। जो भी सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे इनको नंबर और नोट किया जाएगा। इट विल बी साइंड बाय द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, और उसमें वैलिडिटी पीरियड मेंशन्ड होगा जो कि 3 साल होता है, न्यू यूनिट में कम हो सकता है। पीयर रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरी विल सर्व द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट टू द प्रैक्टिस यूनिट, और आईसीआई की वेबसाइट पे एक लिस्ट होती है कौन कौन से सीए फर्म्स के पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, उसमें उसका नाम अपडेट कर दिया जाए। ध्यान रखना, अगर आपकी रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आपका फॉलो ऑन ऑडिट होकर आपको क्लीन रिपोर्ट नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट ए सर्टिफिकेट टिल यू गेट एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। 3 साल या कोई भी दूसरा पीरियड जैसा बोर्ड डिफाइन करना चाहे वो सर्टिफिकेट हो सकता है। बोर्ड चाहे तो आपके पीयर रिव्यू में एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। कोविड के दौरान बोर्ड ने काफ़ी एक्सटेंशन दिए। कभी ऐसा हुआ कि आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है 3 महीने बाद और आपने एडवांस में अभी पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया और हो भी गया आपका और मिल भी गया आपको, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैलिडिटी जब आपका पुराना एक्सपायर होगा उसके अगले दिन से शुरू होगी और 3 साल तक के पीरियड के लिए होगी, जैसा भी बोर्ड डिसाइड करे वैसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट्स आपको जो दिए जाएंगे अगर एक्सपायर हो गए तो वो इनवैलिड हो गए, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो।
इसलिए अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है और आपको पीयर रिव्यू की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अब तो हर फॉर्म जो 3 या उससे ज़्यादा पार्टनर है उनमें तो आई गई, तो उस केस में आप कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर पाओगे उस दौरान, कौन से अटेस्टेशन वाले, जहाँ अटेस्टेशन हो रहा है, और अगर किए तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है, आपके कई सारे ऑडिट चल रहे हैं, तो आप कम से कम 1 महीने पहले अप्लाई कर देना पीयर रिव्यू के लिए, ताकि 20 वर्किंग डेज के हमारे टाइम पीरियड में हम आपका पीयर रिव्यू कंप्लीट करके आपको दे दें। इसके अलावा बाकी चीज़ों में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसी के साथ आपका पीयर रिव्यू का एक लंबा चौड़ा डिस्कशन अच्छे से कवर हो जाता है। आपका अगला अमेंडमेंट है दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें आपको पता होगा कि अब आपके पास 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 इस्बा कोड, पार्ट 2 आपका आईसीआई कोड, और पार्ट 3 में केस लॉज रेफरेंसेस दिए। आपके सिलेबस में पार्ट 2 है मोस्टली। पार्ट 1 का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस्बा कोड, जो कि मैंडेटरी है ऑन ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। It is divided into certain sections where section 1 says it is, or part A is the fundamental principle, part B is professional accountant service, part C is professional accountant in practice. And then ये 1, 2, 3 होते हैं चैप्टर्स आपके, और उसके बाद आपका 4A 4B इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। तो इनमें 3 प्रोविजंस इस्बा कोड में ऐसे थे जिनकी एप्लीकेबिलिटी को डेफर किया गया था। एक था नोक्लार, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस की रिपोर्टिंग, एक था रिलेटिव साइज का, और एक था टैक्सेशन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। अब मजे की बात सुनना दोस्तों, बहुत ही मजेदार बात है, मजा आ जाएगा तुमको। सबसे पहली बात, आईसीआई ने 1 अक्टूबर 2022 को ये सारे के सारे प्रोविजन को इफेक्टिव, यानी ये डेफर्ड थी एप्लीकेबिलिटी, अब लागू कर दी है, मैंडेटरी हो गए। तो अब कोड ऑफ एथिक्स के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। ये 3 पेंडिंग है, ये भी एप्लीकेबल हो गए। एक रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, रिलेटिव फीस एंड टैक्स सर्विस टू ऑडिट। आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नो क्लार के प्रोविजंस हैं, लेकिन नवंबर 22 में इंस्टीट्यूट ने बोल दिया था कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव नहीं थे। पर उससे पहले एक अटेम्प्ट में एप्लीकेबल किया भी था उन्होंने। तो ये आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। तो इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट आया, जो आईसीआई ने नोटिफाई कर दिया कि भैया जो प्रोविजन ओरिजिनली नोक्लार के थे वो अमेंड हुए, और अमेंडेड प्रोविजन 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुए। तो आईसीआई ने नोटिफाई कर दिया अमेंडमेंट को 1 अक्टूबर 22 को, और इसलिए आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज ने भी अमेंडेड प्रोविजंस एप्लीकेबल कर मई 2023 से। अपन यहां पे सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, पूरा नोक्लार नहीं करेंगे, छोटा सा प्रोविजन है। नोक्लार के वीडियोस आपकी बैच में अलग से शेयर कर दिए, मैं ब्रीफ दे दूंगा जिनको समझना उनको। इंटरेस्टिंग मुद्दा है दाकी के 2 में। ये दोनों प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट किया आईसीएआई ने, और अमेंडेड प्रोविजन मेंबर्स पर लागू किए 1 अक्टूबर 22 से। आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज का कमाल देखो, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जो अमेंडमेंट मात्र थे, अमेंडमेंट्स ओनली, वो नोटिफाई कर दिए। क्या करते हैं ये लोग, एक नंबर, सिर्फ जो अमेंडमेंट थे वो नोटिफाई कर दिए कि यही अमेंड हो गया। यानी अगर आप अमेंडमेंट का इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ये पूरे प्रोविजन नहीं दिए, रिलेटिव साइज क्या होता है ये नहीं बताया ये चेंज हो गया। और मजे की बात यह है कि अमेंडमेंट्स ओनली नोटिफाई कर दिए, जबकि आपके स्टडी मटेरियल में ये प्रोविजन ही नहीं है। आप कंट्रोल F करके फाइंड करना, आपको ये प्रोविजन ही नहीं मिलेगा। इसका रिलेटिव फीस और टैक्स सर्विस का मतलब आपके सिलेबस में एक ऐसी चीज का अमेंडमेंट लागू कर दिया गया है जो चीज ही आपके सिलेबस में या कोर्स में एटलीस्ट स्टडी मटेरियल, ये कैसे कर दिया साइंस, पता नहीं। ऑडिट से मेरी बड़ी समस्या है कि इंस्टीट्यूट कई सारे नोटिफिकेशंस जो आते हैं उसको मिस कर जाता है और एप्लीकेबल ही नहीं करता ऑडिट के पेपर में। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है। जैसे एक बीच में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है, बड़ा नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, पर उसको आज तारीख तक एप्लीकेबल किया ही नहीं इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली किया। एनी विच वे,
तो इस बार क्या किया, मैंने पहले ही एक अमेंडमेंट वीडियो डाल दिया दिसंबर में कि भैया यही अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक आ चुके हैं नोटिफिकेशंस के अनुसार। और मजे की बात देखिए दोस्तों, आप वो नोट्स तो मैंने तब शेयर कर दिए थे दिसंबर में। इस बार इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल किए अगर आप उठा के देखेंगे, जैसे कि द अमेंडमेंट नोट्स विच आई शेयर्ड फॉर एनबीएफसी, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे टेस्ट आपको सेम टू सेम। तो सर आप बोल रहे हो आपका वीडियो देख के इंस्टीट्यूट ने देख के अमेंडमेंट लागू कर दिया? तौबा तौबा तौबा, मैं ऐसा नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो मैंने मेरे वीडियो में ये दोनों प्रोविजंस क्योंकि एप्लीकेबल हो गए थे, तो मैंने पूरे प्रोविजंस बता दिए कि भैया ये एप्लीकेबल हो गए, आपको कर लेना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने पूरे प्रोविजन डालने की बजाय वो पूरे नोट्स यहाँ पे डाल देते तो ठीक रहता। उन्होंने आईसीआई का जो नोटिफिकेशन था अमेंडमेंट वाला, वो वाला उठा के यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब ये दोस्तों कि अमेंडमेंट नोटिफिकेशन में सिर्फ अमेंडमेंट्स को लागू किया गया है, प्रोविजन अभी भी एप्लीकेबल नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। पर ऑब्वियस सी बात है, प्रोविजन बिना अमेंडमेंट क्या पढ़ोगे। तो अगर तुमको ये तीनों प्रोविजन समझने हैं अमेंडमेंट्स के साथ, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो दिसंबर 22 में मैंने वीडियो शेयर किया था, तुम देख लो। यहाँ पे मैं सिर्फ अमेंडमेंट पर फोकस करके आपको बता रहा हूँ कि अमेंडमेंट क्या। ये अमेंडमेंट उस वीडियो में भी कवर्ड है, वहाँ देख लिया तो काफ़ी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसमें समझ लें इस चीज़ को। एनी विच वेज, मुद्दे की बात यह है कि जो आईसीआई का अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन है वो पूरा इस वीडियो में कवर। एक्स्ट्रा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको, तो सबसे पहले नो क्लास, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका प्रोविजन भी मटेरियल में और अमेंडमेंट भी लागू किया गया, उसमें क्या कहा गया, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। इसमें कहा गया कि ऐसा होता है कई बार कि आप एक सीए प्रैक्टिस में हो, जो ऑडिट कर रहे हो, और आपने देखा कंपनी ने कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस। अब कंपनीज एक्ट में तो रिक्वायरमेंट होती है कि भैया अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना है। पर व्हाट अबाउट नॉन कंप्लायंस विद लॉ, इट मे नॉट बी अ फ्रॉड। तो क्या आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एमसीए को, रेगुलेटरी बॉडी को? हमारा ऐसे 250 कहता है कि भाई नॉन कंप्लायंस मिले तो हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी मिला हुआ हो तो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, वो भी मिले हुए हैं तो लीगल ओपिनियन लेते हैं। पर रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे ऊपर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में डेफिनेटली डालेंगे अगर उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो सवाल ये उठा कि ये तो हो गया सीएन प्रैक्टिस के लिए। अब उसमें भी हो सकता है कि अगर आप कई सारे नॉन कंप्लायंस हो सकता है कि आप रिपोर्ट ना करें, क्योंकि लॉ में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिटर को रिपोर्ट करने की। प्लस अगर आप एक सीएन सर्विस हैं और आप देख रहे हो कि आप जहां जॉब कर रहे हो उस कंपनी में नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं, फिर भी आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो, तो क्या आईसीआई जिम्मेदार नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है तो ये जिम्मेदारी ले कि भैया नॉन कंप्लायंस एटलीस्ट वो रोके? तो अब ये प्रोविजन डाल दिए गए हैं जिसके अंतर्गत प्रैक्टिसिंग सीए या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है अब उसको सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, को कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेनी होगी अगर उनको नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट होता है। तो ये प्रोविजंस पहले से थे, इनको अभी लागू किया गया कुछ अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट जो है वो सब आपको ब्लू हाइलाइटर में हाईलाइट किया। पहला अमेंडमेंट, ये नो क्लार के प्रोविजन पहले प्रपोज किए गए थे लागू करने के लिए फॉर ऑल सीए इन पब्लिक प्रैक्टिस हु आर डूइंग ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो ये कहते थे कि अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस है और आप कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो जिसके शेयर्स, ध्यान रखना यहाँ पे शेयर लिखा है, नॉट डेट, डिबेंचर नहीं, सिर्फ शेयर्स। तो डिबेंचर लिस्टेड है और शेयर लिस्टेड नहीं है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो जिसके शेयर्स लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया नॉट आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया नहीं है, यानी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है और इंडिया में नहीं है तो फिर अपने को मतलब नहीं है, ये प्रोविजन हम पर नहीं लग रहा है। तो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू या एप्लीकेबिलिटी का आता है तो ध्यान रखना ये प्रोविजन आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो पहले प्रोविजन था कि अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस है और आपका क्लाइंट एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके शेयर्स लिस्टेड है इंडिया में, तो आपको नो क्लास के प्रोविजन रखना पड़ेंगे। अब उसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है, सारी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं किया गया है, सिर्फ जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से उससे ज्यादा। तो पहला अमेंडमेंट क्या हुआ, सीए इन प्रैक्टिस डूइंग ऑडिट ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। ऑब्वियसली कब चेक किया जाएगा, इमीडिएटली विजिटिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा।
और यहाँ पे इन्होंने ऑडिट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली ऐड कर दी नोक्लार के अंतर्गत। डेफिनेशन वही है पर स्पेसिफिकली यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस। तो पहले ये कहा गया था कि अगर आप एक सीए हो और एक लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉ दिखता है तो फिर आपको जो स्पेसिफाइड एक्शन से लेना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी वगैरह को रिपोर्ट करने टाइप। अब उसको सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट कर दिया। तो अब अमेंडमेंट ये हो गया है कि पहले ऑल एम्प्लॉइज ऑफ लिस्टेड एंटिटी था, अब सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एम्प्लॉयड विद लिस्टेड। तो अगर आप अनलिस्टेड एंटिटी में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए प्रोविजन नहीं है। लिस्टेड एंटिटी में जॉब कर रहे हो, सीए हो और सीनियर हो। सीनियर का मतलब क्या है? तो पहले भी डेफिनेशन दी गई थी कि सीनियर डायरेक्टर ऑफिसर सीनियर एम्प्लॉई हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को। अब उसमें केएमपी शब्द का रेफरेंस ऐड कर दिया है। ये उन्होंने कहा है दैट रेफर्स टू की मैनेजरियल, सीएफओ लेवल और उस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर ये प्रोविजंस है कि उनको अगर कोई नौकलार मिलता है तो उन्हें रिपोर्ट करना होगा। प्लस पहले एक प्रोविजन था कि अगर आपको कोई इमिनेंट ब्रीच मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट और वाइल यू आर ऑडिटिंग इन अ पर्टिकुलर you are working as a senior professional accountant or accountant in a company, imminent means there is a serious ongoing breach which needs to be immediately stopped, then you may have responsibility to report it to regulatory body also। वो पूरा provision of withdraw कर दिया है। तो नोक्लार के अमेंडमेंट्स अगर सिर्फ मैं बोलूँ तो 3 अमेंडमेंट है। पहला, provisions of NOCLAR are applicable to CA in practice doing audit of listed company having net worth of 250 crores or more. It is applicable to CA in service who are senior professional accountants in listed company. And continuing important material breach को immediate report करने के कुछ provisions थे जो withdraw कर दिए। ये 3 अमेंडमेंट हुए हैं किसमें? NOCLAR। फीस रिलेटिव साइज, इसमें बेसिकली ऐसा है कि भाई अगर आप एक ही क्लाइंट से ज़्यादा फीस लोगे तो एक इंटिमिडेशन थ्रेट आएगी। क्लाइंट आपको धमकी देगा कि तू रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, मैं अगली बार तुझे अपॉइंट नहीं करूँगा। सोच तेरा क्या होगा। तू आप समझ लो, एक बात समझ ले कि तेरे थाली में अगर 3 रोटी है तो उनमें से 2 रोटी तो मैं ही तुझे दे रहा। सोच, भूखा रह जाएगा तो फीस ही बंद हो जाएगी। तो आप कब मजबूत होगे? जब आप किसी एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं। तो इसके लिए ये प्रोविजन कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यू शुड बेसिकली टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर सिंगल क्लाइंट। नाउ व्हेन आई से डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल क्लाइंट, व्हाट डज डिपेंडेंसी मींस? एंड सेकंड, अगर ऐसा है तो देन व्हाट डू आई नीड टू डू? तो इसमें ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना पड़ता है। किसे रिपोर्ट करना होता है उसमें अमेंडमेंट है, वो बता देता हूँ। इतना सुनोगे तो प्रोविजन भी समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि अगर आपकी ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस, टोटल फीस जो आप कमा रहे हो एक ऑडिट क्लाइंट से, तो ध्यान रखना यहाँ पे ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस है, यानी टोटल ऑडिट फीस नहीं, टोटल फीस। उसमें से एक ऑडिट क्लाइंट से आप जो फीस कमा रहे हो वो फिर ऑडिट के लिए या कोई भी सर्विस के लिए नॉर्मली ऑडिट ही कर पाएंगे। जो एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन दी हुई है आपके इस्बा के कोड पार्ट 1 में, इस्बा कोड में पार्ट 1 ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। और उसकी रिलेटेड एंटिटी 40% फॉर 2 कॉन्सेक्यूटिव, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो फिर ये लिमिट 20% फॉर 2 कॉन्सेक्यूटिव। तो डिस्क्लोजर करना है। पहले बोलते थे कि आपको कंपनी की गवर्निंग बॉडी को डिस्क्लोज करना है कि भैया हमारी मोटी फीस आपकी कंपनी से आ रही है, ताकि टीसीडब्ल्यूजी देख ले कि भाई इसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो। अब आपको टीसीडब्ल्यूजी की जगह आईसीआई को, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म। ये प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे अगर आपकी फर्म वो है जिसकी साल में टोटल 20 लाख रुपए या उससे कम फीस है, पहले ये 5 लाख। और अगर आपका ऑडिट क्लाइंट कोई गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक अंडरटेकिंग, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी सारी बैंक नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में सारी बैंक आती है, यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या है? नेशनलाइज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी ऐसे अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है या रेगुलेटर्स कर रहे हैं जैसे आरबीआई कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये प्रोविजन नहीं लगी। तो लेट्स से मेरी टोटल ऑडिट फीस साल भर की 1 करोड़ है, जिसमें से 50 लाख रुपए मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मिलता है आईसीआईसीआई बैंक से, तो इट्स अ प्राइवेट बैंक, इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, 50% है, तो थ्रेशोल्ड मेरी सिर्फ 20% ही है यहाँ पे। तो
तो अगर ऐसा 2 साल तक हुआ तो मुझे इंस्टीट्यूट को बता। और मेरी टोटल ऑडिट फीस 1 करोड़ की, उसमें से 50 लाख रुपए फीस मुझे मिल रही है बिकॉज आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्टीमेटली कौन से में आती है, गवर्नमेंट रेगुलेटर अपॉइंटेड में आती है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आई मीन नेशनलाइज बैंक हो गया, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ गई। टेक्निकली पब्लिक अंडरटेकिंग है, नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते एसबीआई को। तो फिर उस पर्टिकुलर केस में मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन क्लाइंट्स के ऊपर रिलेटिव साइज वाले प्रोविजंस नहीं। सपोज मैं कोई प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, उससे मुझे 25 लाख रुपए फीस मिलती है और मेरी टोटल ऑडिट फीस है सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की। तो ऑडिट फीस नहीं, टोटल ग्रॉस फीस 1 करोड़ है और एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उससे 25 लाख की मिल रही है। तो 25% है, क्या वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? नहीं है, तो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है आप जिसकी चेकिंग कर रहे हो। तो फिर आपकी लिमिट 40% है, ये पहले 15% होती है, ये बढ़ा दी। तो पहले आप निकालो, अपने क्वेश्चन आया तो पहले देखना टोटल फीस कितनी, फिर जिसका चेक करना है उसकी फीस का परसेंट निकालना। अगर वो परसेंट 40 से ज़्यादा है और जो क्लाइंट आपको दिया गया है वो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो रिपोर्ट, और 20 से ज़्यादा है और जो क्लाइंट दिया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो आपको रिपोर्ट। वो भी कब? जब 2 साल लगातार आपकी कंसेक्यूटिव 2 सालों तक आपकी इसको रिपोर्ट करना है। टीसीडब्ल्यूजी को पहले बोला था, अब इंस्टीट्यूट है टीसीडब्ल्यूजी, पर इसमें भी ध्यान रखना अगर आपका क्लाइंट इन एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है तो आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना। आप ये जितनी बाकी की चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके ज्ञान के लिए मैंने ऐड करी है, ये कुछ भी अमेंडमेंट नोट्स में नहीं है क्योंकि प्रोविजन ही इंक्लूड नहीं किया ईसीआई ने अमेंडमेंट। बाद में फिर बोला है कि अगर आप ऑडिट क्लाइंट्स को टैक्स सर्विसेज ना दें तो अच्छा है क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क कि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। तो वहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया और इतना सा अमेंडमेंट नोट्स में दिया गया कि कोर्ट के द्वारा अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो वो उसे काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया है कि कोर्ट विल नॉट इंक्लूड अ ट्राइब्यूनल, दैट अमेंडमेंट हैज बीन। इसी के साथ आपके कोड ऑफ एथिक्स के अमेंडमेंट हो जाते हैं एंड देन द लास्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज के प्रोविजंस क्या हैं देखें दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आप जानते हैं कि इनको क्लासिफाई करते थे पहले 3 आधार पर। पहला आधार होता था क्लासिफिकेशन का कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग को एनडी कहते थे। फिर उसमें देखते थे कि क्या उनकी नेटवर्थ 500 करोड़, असेट साइज बेसिकली 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है क्या। तो नॉन डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के असेट्स रखने वाली को सिस्टमिक इंपॉर्टेंस की एनबीएफसी कहा जाता था। और आरबीआई कहता था कि नॉन डिपॉजिट सिस्टमिक इंपॉर्टेंस, यानी जो डिपॉजिट नहीं ले रही है पर साइज के कारण बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमी के लिए, समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, या जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, ये 2 एनबीएफसी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। इनके ऊपर हम काफ़ी गंभीर रेगुलेशंस लगाएंगे, जैसे इनके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रेगुलेशन, क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट, ऐसी बहुत सारे प्रोविजंस इन पे डालेंगे। यानी कि वो एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है और 500 करोड़ से कम की एसेट साइज वाली है, उनके ऊपर हम कंपैरेटिवली थोड़ी रिलैक्स्ड रेगुलेशंस रखेंगे, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू एनपीए क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एंड अदर। इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन करता था आरबीआई बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग। तो अगर आप लोन इन्वेस्टमेंट्स का काम कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हो तो आप एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और सारे इंस्टीट्यूशन की कैपिटल रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान अलग अलग होती थी, प्रोविजंस आरबीआई के अलग अलग होते। 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई ने इस पूरे फ्रेमवर्क को बदल दिया और अब इस पूरे फ्रेमवर्क को चेंज करके सारी एनबीएफसीज को 4 लेयर में बांट दिया है, जिसमें सबसे नीचे वाली लेयर है बेस लेयर, जिनमें आप यूं समझ लीजिए नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज जाएंगी। उसके ऊपर है मिडिल लेयर, जिसमें सारी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज और कुछ दूसरी एनबीएफसीज। इसके बाद है आपकी एक अपर लेयर, जिसमें आप यूं समझ सकते हो कि
टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन जाती है, और इन सब के अलावा आपकी एक है टॉप लेयर, अपर लेयर के भी ऊपर, जो अभी खाली रहेगी, जिसको आरबीआई अगर किसी पॉइंट पे लगता है कि यार ये एनबीएफसी बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है भारत की इकोनॉमी के लिए, या इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई या बहुत रिस्की हो गई, तो फिर उसे टॉप लेयर में डाल देगी। और इन चारों लेयर के लिए आरबीआई के अलग अलग नॉर्म्स अलग अलग होंगे, वेदर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। तो बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट एनबीएफसीज में ये हुआ है। मैंने जब वीडियो शेयर किया था दिसंबर में, तो मैंने इसके कुछ नोट्स शेयर किए थे। उन नोट्स के जो इनिशियल पार्ट ऑफ नोट्स हैं वो आपके अमेंडमेंट मटेरियल में आपको देखने को मिले। अपन सिर्फ उतना ही कवर कर रहे हैं जो आईसीआई के मटेरियल में कवर्ड है। इस वीडियो का वही उद्देश्य। अब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है लेयर वाइज। सबसे बेसिक लेयर जो होती है उसे बोलते हैं बेस लेयर। बेस लेयर में कौन सी आएगी? तो जो 500 करोड़ में अपन असेट साइज पे सिस्टमिक इंपॉर्टेंस डालते थे, अब वो लिमिट 1000 करोड़ कर दी और सिस्टमिक इंपॉर्टेंस हटा दिया। तो अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और 1000 करोड़ से कम की अगर आपकी एसेट साइज है, तो आप बेस लेयर में आओगे। प्लस स्पेसिफिकली कुछ तरह की एनबीएफसीज को बेस लेयर में डाला गया। आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। ये पीयर टू पीयर लेंडिंग कर रही है, अकाउंट एग्रीगेटर है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जो एज सच ऑपरेशन नहीं कर रही, सिर्फ होल्डिंग करने के लिए बनाई गई है, या जो पब्लिक फंड्स अवेल नहीं करती और कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, फिर भले ही वो 1000 करोड़ के ऊपर की एसेट्स है। तो ये चार इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? दे विल ऑल बी क्लासिफाइड अंडर बेस लेयर। मिडिल लेयर क्या हो गया? मिडिल लेयर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। जैसा अपन ने डिस्कस किया वही सारी डिपॉजिट वाली, या फिर नॉन डिपॉजिट जिनकी एसेट साइड 1000 करोड़ या उससे ऊपर की। प्लस इन कैटेगरीज को स्पेसिफिकली मिडिल लेयर में डाला जाए। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो, प्राइमरी डीलर्स हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, जिसके बारे में आप कारों में रेफरेंस देखते हैं, इनफैक्ट कारों का आपका जो क्लॉज 16 है एनबीएफसी से रिलेटेड, उसमें भी अब अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली रिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट ले रही है नहीं ले रही है, देयर साइज विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मिडिल लेयर। प्लस मजे की बात सुनिए, रिमेनिंग एनबीएफसी कौन सी बची आपकी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फैक्टर देने वाली, मॉर्गेज कंपनी, बेस्ड ऑन देयर नेचर कैन लाई इन एनी ऑफ द लेयर्स ऑफ द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क। तो ये बेस लेयर में भी जा सकती है, मिडिल लेयर में भी जा सकती है, अपर लेयर में भी। इन्होंने कह दिया है कि गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी हमेशा बेस या मिडिल लेयर में ही रहेगी, इसको कभी भी अपर लेयर में नहीं डालेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमें रेगुलेशन ज़्यादा नहीं लगाना सरकारी का। अपर लेयर में क्या जाएगा ये आरबीआई समय समय पे डिसाइड करेगा। बट एक बात आरबीआई ने आज ही तय कर दी है कि टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी यानी गवर्नमेंट वाली छोड़ के असेट साइज के आधार पे हमेशा अपर लेयर, नॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन, असेट साइज के आधार पे हमेशा अपर लेयर में रहेगी। बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर, कि डिपॉजिट लिया या नहीं। टॉप लेयर हमेशा आप समझ लो खाली रहेगी, ये सिर्फ आरबीआई एक्सेप्शनल केस में रेगुलेट कर। इसके अलावा ये कह दिया है कि NBFC's non-deposit shall mean NBFC base layer or all NBFCs to NBFC deposit accepting या non-deposit systemic importance will be middle layer or upper layer depending on if they are in the top 10 asset size category they'll go to upper layer, otherwise middle। अब ये क्लासिफिकेशन पहले जो होते थे ये नहीं। तो ये आपका NBFC का फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन का अमेंडमेंट है, और आइडियली इसके कारण आपका अमेंडमेंट इंटर के एडवांस अकाउंट्स में भी होना चाहिए था, वहाँ नहीं किया उन्होंने, खैर छोड़ो उससे मतलब। तो ये आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने कवर किए थे उस वीडियो में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल नहीं किए हैं, तो अब आप इसको ना पढ़े तो चलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अमेंडमेंट भले ही एप्लीकेबल नहीं किया है, पर पूछ लेंगे तो आप बोल नहीं पाओगे कि ये अमेंडमेंट आउट ऑफ कोर्स आ गया। आप देख ले, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से समझ लो, इंस्टीट्यूट ने FAQ पब्लिश करके समझाया है। अब एक CA इन प्रैक्टिस
खुद के अकाउंट पे इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव में कर सकता है काम, जनरल परमिशन है, कोई परमिशन नहीं लेना है। पर कमोडिटी डेरिवेटिव में आज भी परमिशन नहीं दी गई है, यानी कि आपको करना है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा। पर ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट के लिए नहीं, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो जाएगी, वो तो ऐसे भी प्रोहिबिटेड है इन एवरी केस। पर अगर आप सीए प्रैक्टिस में ही नहीं हो तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सीए प्रैक्टिस पे डालेंगे। सोशल मीडिया के लिए आप चाहें तो वो वीडियो देख ले, काफ़ी डिटेल में अच्छे समझाया था कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे आप कैसे अपना नाम दे सकते हो, पर्सनल साइट पे क्या फर्म की साइट पे आप फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, और ये कुछ आपके दूसरे अमेंडमेंट। चलिए, तो ये आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं विद ऑल दीज पर्टिकुलर नोट्स। आई थिंक दिस काइंड ऑफ कवर्स एवरीथिंग विच वाज गिवन इन द आईसीआई अमेंडमेंट मॉड्यूल और द नोट। एक बार आपको मैं वहाँ से भी इसको बता देता हूँ इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन से। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको अमेंडमेंट दिया गया है कंपनी ऑडिट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 2/20 को 440। फिर चैप्टर 7 ऑडिट कमेटी का अमेंडमेंट है जो पहले ही एप्लीकेबल हो गया था, इट इज़ सेम कंटेंट, कोई चेंज नहीं है। एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और उनके कैटेगराइजेशन और रेफरेंस चेंज। फॉरेंसिक अकाउंटिंग कहोगे अब ऑडिट नहीं, अकाउंटेंट कहोगे ऑडिटर। पीयर रिव्यू के सबसे बड़े लंबे चौड़े अमेंडमेंट्स, ऑल ऑफ देम इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्रोन चार्ट, द ड्रोन चार्ट ऑल्सो शेयर्ड विथ यू। एंड देन प्रोफेशनल एथिक्स में यू विल सी रिलेटिव साइज में सिर्फ ये बता दिया कि भाई 15% जो था ये 15% अब चेंज होकर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में 40 और इसमें 20। पर क्या प्रोविजन है रिलेटिव साइज का, वही नहीं दिया। 5 लाख अगर आपकी फीस है तो वो अब चेंज होकर 20 लाख हो गया। अपॉइंटमेंट अगर अब रेगुलेटर के द्वारा किया है तो भी काउंट नहीं होगा। डिस्क्लोजर टीसीडब्ल्यूजी की जगह इंस्टीट्यूट को हो। टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट तो कोर्ट में ट्राइब्यूनल नहीं आएगा, बस इतना सा डाल दिया। और ये नोक्लार के जो प्रोविजन। So this completes your discussion. All audit amendments are now well covered. Thank you.